सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी छोटे बहन-भाई बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, कुछ भाई और बहन बड़े भी होंगे, तो उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है और सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग एक अपनी तैयारी को कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और मेरे द्वारा ठीक है, जितना भी प्रयास किया जा सकता है बच्चों, मैं अपनी तरफ से उतना प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, और आप भी अपनी तरफ से पूरा श्रेष्ठ दीजिए, अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और अपनी पूरी जी जान लगा दीजिएगा। देखो, पढ़ाई करने में कोई बहाना नहीं होना चाहिए। पढ़ाई बिना शर्तों की जाती है और एक बात ध्यान रखना, जब संकल्प ले लिया, तो संकल्प में फिर कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। मेरी इस बात को कान खोल के और बड़े ध्यान से आप लोग सुन लीजिए और जो भी आपके नोट्स हैं, जहाँ पर भी जिस भी कमरे में आप स्टडी करते हैं, जो भी आपकी स्टडी टेबल है जहाँ पर भी, तो वहाँ पर बड़े-बड़े अक्षरों में आप लिख लिख लीजिएगा कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। यदि संकल्प ले लिया तो फिर आपको मेहनत करनी है। दूसरा, कई बार ये होता है कि मैं जब पढ़ाता हूँ, बेटा, बच्चा इस तरह से बोल देता हूँ, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग बड़े होंगे मुझसे, बड़ा स्वाभाविक है क्योंकि ये कोई छोटा-मोटा एग्जाम नहीं है, एक बहुत बड़ा एग्जाम है और आप इस एग्जाम के थ्रू लेक्चरर बनने जा रहे हैं। तो इसलिए देखो, जब कभी भी इस तरह का कोई संबोधन किया जाता है तो प्लीज़ कोई दिल से ना ले इस बात को, क्योंकि देखिए मैं तो बस यही सोच के पढ़ाता हूँ और यही मेरे दिमाग में रहता है, यही मेरे अंतर्मन में रहता है कि आप सब छोटे हैं। है ना? और बिल्कुल आपको उसी भाव से, उसी प्रेम के साथ, जैसे कि आप सब लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है? तो हम लोग बात कर रहे थे वैदिक परंपरा के साहित्य के बारे में, है ना? लास्ट जो हमारी चर्चा हो रही थी बच्चों, वो वैदिक परंपरा का साहित्य, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, है ना भैया? चलिए, और वैदिक परंपरा के साहित्य में मैंने आपको वेदांग बताया, वेदांग है वैदिक परंपरा के साहित्य में, स्मृति ग्रंथ है वैदिक परंपरा के साहित्य में, ठीक है? और इसमें वैदिक परंपरा के साहित्य में आपका महाकाव्य है और साथ ही इसमें पुराण है, ठीक है जी? और एक बार मैं आपका क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। पुराण, ठीक है, आपके 6 हैं। 6 पुराण ब्रह्मा जी से संबंधित हैं, 6 पुराण विष्णु जी से संबंधित हैं और 6 पुराण आपके शिव जी से संबंधित हैं। टोटल पुराणों की संख्या कितनी मिली है हमें? 18। 6 ब्रह्मा जी से, 6 विष्णु जी से और 6 शिव जी से संबंधित हैं। ब्रह्मा पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मार्कंडेय पुराण, ये सब ब्रह्मा जी से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए, तो वो आपने याद कर लिए होंगे। महाकाव्यों के बारे में हम बात करें तो 2 महाकाव्य हमको मिलते हैं, ठीक है? और वो जो 2 महाकाव्य हैं, ठीक है, एक है आपके रामायण, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है और दूसरे हैं महाभारत। और ये जो महाभारत है, ये जो महाभारत है, ये महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा रचित हैं या फिर लिखित हैं। जो महाभारत है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा। स्मृति ग्रंथों की संख्या तो महाकाव्य तो हो गए, स्मृति ग्रंथों की संख्या टोटल 6 है, वेदांगों की संख्या भी टोटल 6 है। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और वो होमवर्क ये था कि जो वेदांग संख्या में 6 हैं, वेदांग संख्या में जो 6 हैं, शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इनके मैंने रचनाकार आपसे पूछे थे, आपको याद होगा। ठीक है, बाकी के सभी के मैंने बता दिए थे, लेकिन शिक्षा का मैंने नहीं बताया था और मैंने बोला था कि आप लोग थोड़ा-सा रिसर्च करके आएँगे, आप लोग थोड़ी-सी तैयारी करके आएँगे। ठीक है? आज तो बुधवार है ना अभी, आज तो बुधवार है, तो इसलिए आज ठीक है, आपकी इधर हिस्ट्री चलेगी, हिस्ट्री 6 दिन कंटिन्यू चलती है और उधर अभी आपकी पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है? बृहस्पतिवार को फिर आपकी ज्योग्राफी चलेगी, ठीक है? कब? बृहस्पतिवार को, ठीक है? ये ध्यान रखना। तो शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो शिक्षा जो है भैया जी, शिक्षा को ऋषि शौनक ने, ठीक है? और इनका जो ग्रंथ है वो है ऋक् प्रतिशाख्य, प्रतिशाख्य। कौन सा ग्रंथ है? ऋक् प्रतिशाख्य। शौनक जी ने शिक्षा को लिखा है। तो शिक्षा के बारे में जो ऋषि है उनका नाम है ऋषि शौनक। कल्पसूत्र के बारे में केवल आपको कल्पसूत्र में स्थूल सूत्र पढ़ना है। स्थूल सूत्र, और इसके रचनाकार है ऋषि बोधायन। स्थूल सूत्र में ही वैदिक गणित है, ज्यामितीय संरचनाएं हैं, ये मैंने आपको बताया था। व्याकरण महर्षि पाणिनि है और महर्षि पाणिनि की रचना का नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी आपने पढ़ा होगा, है ना? इस पर निरुक्त है महर्षि यास्क हैं, जिन्होंने निरुक्त ग्रंथ को लिखा है, महर्षि यास्क हैं। छंद जो है, छंद को आपके पिंगल मुनि ने लिखा है, ऋषि पिंगुल पिंगल। और ज्योतिष को लगध मुनि, ज्योतिष को किसने बचे? लगध मुनि, ठीक है? तो ये आपके 6 वेदांग हैं। स्मृति ग्रंथों में 6 स्मृति ग्रंथ हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा और ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से जान ली थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है? बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ ली थी, ठीक है ना? और साथ के साथ आपको ये सारी चीजें याद भी हो गई होंगी, ठीक है? तो मैं कुछ 1-2 चीजें आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताएंगे। चलिए, सबसे पहले आप मुझे शिव जी से संबंधित 6 पुराण के नाम बताइए। जो शिव से संबंधित 6 पुराण हैं, आप मुझे सबसे पहले शिव से संबंधित 6 पुराण बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नमस्ते, बहुत-बहुत शुभाशीष आप सभी को। आलोक कुमार वर्मा जी कह रहे हैं, शिक्षा सर वेदांग का कोई एक लेखक नहीं है, ठीक है? ये अनेक आचार्यों की परंपरा का परिणाम है। मैं आपको बता देता हूँ, शिक्षा के अंतर्गत जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है उसका नाम ऋक् प्रतिशाख्य है, ठीक है? और उसके जो रचनाकार है वो ऋषि शौनक है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? कौन है? ऋषि शौनक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जहाँ से भी गूगल या फिर चैट जीपीटी वगैरह जो भी किया है, ठीक है, उसको आप करेक्ट करेंगे, ठीक है? और मेरी बात बहुत अच्छे से समझेंगे। जब कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप इसको करके आएंगे कि शिक्षा प्रवेश जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, जो कि वेदांग का एक हिस्सा है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? आप बोलेंगे ऋक् प्रतिशाख्य और उसके लेखक कौन है? ऋषि शौनक जी। ठीक है? ऐसे नहीं बचे, ठीक है? आप सारे बताओ, जैसे प्रमोद ने बताया, प्रमोद जी ने कि सर मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, ठीक है ना? और कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण और लिंग पुराण, ठीक है? प्रकाश जी ने भी बताया है, प्रकाश देव सिंह इनका नाम है, इन्होंने भी सेम यही बताया है, प्रकाश देव सिंह जी ने कि सर मत्स्य पुराण है, अग्नि पुराण है, कूर्म पुराण है, स्कंद पुराण है और आपका वायु और लिंग पुराण है। बहुत अच्छे, ठीक है? तो मैं यहाँ पर आपका एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। शिव जी से संबंधित वायु पुराण, वायु पुराण, वायु जब चलती है तो बच्चे वो अग्नि को और तीव्र कर देती है, अग्नि पुराण, ठीक है? मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, ऐसे करके आप याद कर लेंगे, है ना इनको? और इनको याद करने में कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है? मत्स्य पुराण, इसके बाद फिर हम आएंगे वायु, अग्नि, मत्स्य, ठीक है? इसके बाद बची आपका लिंग पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण और एक और बचे हुए हैं, बताइए कौन से? वायु पुराण हो गए, हमारे अग्नि पुराण हो गए, हमारे मत्स्य पुराण हो गए, हमारे स्कंद लिंग पुराण हो गए और एक आपका बताइए फटाफट से कौन है? कूर्म पुराण बचे हुए हैं अभी, तो कूर्म पुराण, है ना? कूर्म पुराण बचे हुए हैं।
तो कूर्म पुराण हो गए। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं। अब विष्णु जी से संबंधित 6 पुराण, ये तो हो गए शिव जी से संबंधित 6 पुराण, हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। अब विष्णु जी से संबंधित 6 पुराणों पर आएंगे। जब बताना मुझे भैया जी विष्णु जी से संबंधित 6 पुराण कौन कौन से हैं, ठीक है, बोलेंगे फटाफट से विष्णु जी से संबंधित 6 पुराण। तो बराह पुराण, बराह पुराण विष्णु जी से संबंधित है। भागवत पुराण, आप बताओ मुझे, है ना, भागवत पुराण विष्णु जी से संबंधित है। गरुड़ पुराण विष्णु जी से संबंधित है। और बताओ भाई सब लोग, बहुत अच्छे। पूर्व है, अग्नि है, मत्स्य है, शमशेर मौर्य जी, लिंग है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए एक साथ बताइए, सोनम ने बोला है सर वायु, मत्स्य, अग्नि, स्कंद, लिंग और हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे विष्णु जी से संबंधित 6 पुराणों के नाम बताइए। 3 पुराण मैंने लिख दिए, 3 पुराणों के नाम आपको बताने हैं, ठीक है। देखते हैं भैया जी कौन बताते हैं, लेकिन बिना चीटिंग किए बताने हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, चीटिंग नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। सर विष्णु है, ठीक है, हाँ, स्वयं विष्णु है, भागवत है, नारद है, बराह है, पद्म है और गरुड़ है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। स्वयं विष्णु पुराण है, बहुत अच्छे बच्चे, स्वयं विष्णु पुराण है, इसमें नारद पुराण है, बहुत बढ़िया, नारद पुराण है, विष्णु पुराण है, इसमें बराह पुराण है, इसमें भागवत पुराण है, इसमें गरुड़ पुराण है मेरे प्यारे बच्चे, और इसमें कौन बचे हुए हैं, एक, ठीक है, पद्म पुराण, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और कौन है, पद्म पुराण है। बहुत शानदार यार, आप लोग तो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो भाई, शाबाश, ऐसे ही करते चले जाओ, है ना, साथ साथ। अब विष्णु जी से संबंधित 6 पुराण हो गए। अब हम, ठीक है ना, विष्णु जी के बाद चलते हैं भैया जी किस पे, ब्रह्मा जी से संबंधित। तो ब्रह्मा जी से भी संबंधित 6 पुराण आपके हुए, ब्रह्मा जी से भी संबंधित 6 पुराण आपके हुए। अब ये जो ब्रह्मा जी से संबंधित 6 पुराण है, फटाफट से आप इनका नाम बताएंगे। सर ये सब पेपर में आता है, मैं तो पहली बार पढ़ रही हूँ, बेटा पेपर में आता है। नारद स्मृति भी है, बहुत अच्छे, नारद स्मृति भी है, और नारद आपका पुराण भी है, बहुत अच्छे। पद्म पुराण है, नारद पुराण है, विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है, बराह पुराण है जी, और पद्म पुराण है। शिवानी सैनी, बहुत अच्छे। चलिए पूनम पांडे पहले बच्चे हैं जिन्होंने बताया है, पूनम जी ने बताया कि सर एक ब्रह्म पुराण है, एक ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ब्राह्मण पुराण है, बहुत अच्छे, मार्कंडेय है और भविष्य पुराण है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसका मतलब है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो। ब्रह्म पुराण है, ठीक है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, आपका मार्कंडेय पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, ठीक है। और बताएंगे, ब्रह्म है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, आपके बच्चे मार्कंडेय पुराण है, भविष्य पुराण है और वामन पुराण है, ठीक है जी, भविष्य और वामन पुराण है, आपका भविष्य पुराण है और आपका वामन पुराण है, वामन पुराण है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर जो कल का लेक्चर था, ये कल के लेक्चर का एक तरह से, ठीक है, हमने रिवीजन कर लिया बहुत अच्छे से, और ये सारी चीजें हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ गई, और हमने पूरे वैदिक परंपरा के साहित्य को, ठीक है, बहुत बढ़िया तरह से हमने भैया, ठीक है, ये पढ़ लिया। वैदिक परंपरा का साहित्य हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। वेदांत क्या है, स्मृति ग्रंथ क्या है, महाकाव्य 2 है, ठीक है, पुराण 18 है, ये सारी चीजें हमारी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और आगे बढ़ने के क्रम में आज हम बात करेंगे, ठीक है ना, वैदिक परंपरा के साहित्य में वेदांग हमने पढ़ लिया, ठीक है, बहुत अच्छे से वेदांग हमारे क्लियर हो गए, ठीक है, 6 के 6 वेदांग, 6 के 6 वेदांगों हमने देख लिया। 6 वेदांग के साथ साथ 6 दर्शन भी हैं, जिनको सर दर्शन कहा जाता है। क्या है भैया, 6 दर्शन। तो इन 6 दर्शनों को सर दर्शन कहा जाता है, 6 दर्शन। अब इन 6 दर्शनों में कौन कौन से दर्शन है, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा सांख्य दर्शन, ठीक है, आपने सुना होगा बच्चे योग का दर्शन, ठीक है, बोलो सुना है कि नहीं आपने, कि सांख्य दर्शन सुना होगा, आपने योग दर्शन सुना होगा, ऐसे ही आपने वैशेषिक दर्शन सुना होगा, वैशेषिक दर्शन सुना होगा, आपने मीमांसा 2 सुनी होंगी। एक भैया जी पूर्व मीमांसा होती है, पूर्व मीमांसा होती है, और एक आपकी उत्तर मीमांसा होती है। एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा, 2 मीमांसा, और फिर लास्ट बचा मेरे प्यारे बच्चे पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा के बाद आपका, ठीक है, न्याय, ठीक है, एक न्याय, तो एक आपका न्याय दर्शन। तो टोटल ये 6 दर्शन है। सांख्य है इसमें, ठीक है, इसमें योग है, इसमें वैशेषिक है, इसमें पूर्व मीमांसा है और इसमें उत्तर मीमांसा है, ठीक है जी, क्लियर हुआ। आइए, सांख्य दर्शन किसने दिया है, कपिल मुनि ने, कपिल मुनि ने, ठीक है, कपिल एक ऋषि है, उन्होंने सांख्य दर्शन दिया। योग दर्शन ऋषि पतंजलि ने दिया है, पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि साहब ने दिया। वैशेषिक को दिया है उलूक कणाद ने, ऋषि हैं उलूक कणाद, उन्होंने वैशेषिक दर्शन को दिया है। पूर्व मीमांसा को दिया है ऋषि जैमिनी ने, ऋषि जैमिनी ने पूर्व मीमांसा को बच्चे, उत्तर मीमांसा को दिया है बादरायण। अब ये बादरायण कौन है, ये बेटा महेशी कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, वेद व्यास जी को ही बादरायण कह देते हैं, ठीक है। अगर आपको वेद व्यास ऑप्शन में मिले तो आप वेद व्यास कराना, ठीक है ना, अगर वेद व्यास आपको मिले बच्चे तो आप वेद व्यास भी कराना मेरे प्यारे भैया, ठीक है। और न्याय को दिया है अक्षपाद गौतम ने, न्याय दर्शन को देने वाले अक्षपाद गौतम है, जिन्होंने न्याय दर्शन दिया है। ये 6 दर्शन है वैदिक साहित्य में, और ये 6 दर्शन आपके इस तरह से हैं। सांख्य दर्शन को देने वाले कपिल मुनि है, योग दर्शन को देने वाले ऋषि पतंजलि है, वैशेषिक दर्शन को देने वाले उलूक कणाद है, पूर्व मीमांसा को देने वाले आपके जैमिनी है, उत्तर मीमांसा को देने वाले आपके बादरायण है, और इसके बाद न्याय को देने वाले बच्चे कौन है, आपके अक्षपाद गौतम है, जिन्होंने न्याय दर्शन को दिया है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर हमने वैदिक साहित्य के अंतर्गत वैदिक परंपरा का साहित्य और हमने जो 6 दर्शन है, ये सब कुछ हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में, मतलब ये सब ऋग्वैदिक काल के बारे में ही बात चल रही थी, लेकिन अब हम ऋग्वैदिक काल की समाज, संस्कृति, राज व्यवस्था, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल के समाज के बारे में बात करेंगे, संस्कृति के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, इस समय के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, इस समय के शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, कुल मिलाकर मेरे प्यारे बच्चे। तो अब हम जो है ना ऋग्वैदिक काल में समाज, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र, शासन व्यवस्था, इन सभी के बारे में बात करना जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई जो ऋग्वैदिक आर्य हैं, ये ऋग्वैदिक आर्य जिन क्षेत्रों में सबसे पहले आकर बसे, उन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है, बताएंगे फटाफट से।
चलो तो बेटा ये जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य हैं, ये ऋग्वैदिक कालीन आर्य जिन क्षेत्रों में सबसे पहले आकर बसे, उन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो सर आप कहेंगे वो सप्त सेंद्र प्रदेश थे, ठीक है। और जो आज का पंजाब है उसी को उस समय क्या कहा जाता था? सप्त सेंद्र प्रदेश कहा जाता था। सप्त सेंद्र प्रदेश में आकर बसे। ऋग्वेद का जो 10वां सूक्त है, ऋग्वेद के 10वें सूक्त में 191 सूक्त है। सॉरी, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 191 सूक्त है। इसी में जो सूक्त संख्या 75 है, सूक्त संख्या 75 में नदियों के बारे में उल्लेख मिला है, ठीक है। और वो जो 7 नदियां हैं जहां पर ऋग्वैदिक कालीन आर्य आकर बसा था, उन 7 नदियों के बारे में चर्चा की गई है ना। तो जो आर्य है ये बच्चे उन्हीं 7 नदियों के प्रदेश में आकर बसा हुआ था। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र तो वह सप्त सेंद्र प्रदेश में निवास करता था, ठीक है। ये आप पढ़ भी चुके हैं, सप्त सेंद्र क्षेत्र में निवास करता था, निवास करता था। सबसे पहली चीज हमने जानी, बोलो किसी को कोई डाउट नहीं साहब? मतलब वर्तमान आप कह सकते हैं कि वर्तमान पंजाब, अच्छा पंजाब भारत और पाकिस्तान दोनों का, और वहां पे कौन सी नदियां थी? देखिए उस क्षेत्र विशेष में तो आप कहेंगे सर वो 7 नदियों का क्षेत्र है, उसमें सतलुज है, उसमें व्यास है, उसमें रावी है, उसमें मेरे प्यारे भैया चिनाब है, झीलम है, सिंधु है, और उसमें आपका सरस्वती है। सरस्वती है। अच्छा इसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। बोलेंगे कि हाँ कि नहीं? जी हाँ, 10वें मंडल में और क्या-क्या है? नासदी सूक्त है, ठीक है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, विवाह सूक्त है, नदी सूक्त है और पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था है जिसमें बोला है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समाज में 4 वर्ग हैं, ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई है, ठीक है। प्लस नासदी सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है। नासदी सूक्त में सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन, हिरण्यगर्भ सूक्त में सृष्टि की पूर्वावस्था का वर्णन है। विवाह सूक्त में विवाह के बारे में बताया गया। विवाह के प्रकार में आपको उत्तरवैदिक काल में बताऊंगा 6 प्रकार के विवाह हैं, ठीक है, जिसमें आपका आर्ष विवाह होगा, जिसमें आपका एक प्रजापति विवाह होगा, जिसमें आपका बच्चे असुर विवाह होगा, पिशाच विवाह होगा, वो सारे विवाह बताऊंगा। फिर आप बताना कि आपका कौन सा विवाह हुआ है उनमें से अगर आप शादीशुदा है तो, ठीक है। चलिए ठीक है, तो 10वें मंडल के 75वें सूक्त में नदी सूक्त है। 10वें मंडल का जो 75वां सूक्त है उसमें बच्चे क्या है? उसमें नदी सूक्त है, और इस नदी सूक्त में इन नदियों के बारे में जिक्र किया गया है। अच्छा सरस्वती सर्वाधिक पवित्र नदी, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, क्योंकि एक बार आपको बता चुका हूं। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती। क्या कहा गया है सरस्वती को? नदीतमा, नदियों में श्रेष्ठ, और सिंधु माता, सभी नदियों की जननी, ये शब्द प्रयोग किया गया है, सिंधु माता। सतलुज के लिए ऋग्वेद में सप्तरुति शब्द का प्रयोग है, सप्तरुति, ठीक है। व्यास के लिए विपाशा वसु, ठीक है, विपाशा का। रावी के लिए परशुनी, परशुनी शब्द का प्रयोग किया गया है। चिनाब के लिए भैया अस्किनी शब्द का प्रयोग किया गया है। झीलम के लिए वितस्ता शब्द का प्रयोग किया गया है, और सिंधु को सिंधु ही बोला गया है, ध्यान रखना। लेकिन सिंधु के बारे में एक बात है कि सबसे ज्यादा उल्लेख किसका हुआ है? सिंधु का। सर्वाधिक उल्लेख किसका हुआ है भैया? सिंधु नदी का हुआ है, सर्वाधिक उल्लेख। इज दैट क्लियर? बोलो, ठीक है ना। अच्छा गंगा जी का उल्लेख केवल कितनी बार? आप बोलेंगे एक बार। यमुना का 3 बार। तो अगर पूछा जाए केवल ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख सबसे कम केवल एक बार, केवल एक बार उल्लेख गंगा का, और यमुना जी का उल्लेख भैया जी कितनी बार हुआ है? 3 बार। क्योंकि अगर देखा जाए तो यमुना ज्यादा पश्चिम में है, यमुना ज्यादा पश्चिम में है, गंगा पूर्व में है, और ऋग्वैदिक कालीन आर्य पश्चिम भारत में रहता है ना, उत्तर पश्चिम भारत में, तो वो यमुना से ज्यादा परिचित था इन कंपैरेटिवली गंगा, तो इसलिए उसने यमुना का ज्यादा उल्लेख किया, गंगा का उसने उल्लेख कम किया है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया भैया भौगोलिक क्षेत्र। अब इसके बाद हम व्यवसाय के बारे में बात करेंगे। व्यवसाय, ऋग्वैदिक कालीन आर्य का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि है या पशुपालन है? मैं आपसे पूछता हूं, बताइए प्रमुख व्यवसाय ऋग्वैदिक कालीन आर्य का क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूं और आप ही पे छोड़ता हूं इसका जवाब कि आप बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे कि प्रमुख व्यवसाय क्या है। तो आप कहेंगे सर प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है, कृषि नहीं है, पशुपालन है, क्योंकि इस काल में एक लोहे का विकास नहीं हुआ था। इस काल के आर्य को लोहे का ज्ञान नहीं था, बिल्कुल। ऋग्वेद में कहीं पर भी लोहे का प्रयोग नहीं मिलता, ऋग्वेद में कहीं पर भी लोहे का प्रयोग नहीं मिलता, क्योंकि लोहे का ज्ञान नहीं था, इसलिए पशुपालन था। अब इसमें बच्चे पशुपालन में भी सबसे पवित्र पशु किसको माना गया है? गाय। गाय को अगन्या कहा गया है, लेकिन गाय माता को, गौ माता को क्या कहा गया? अगन्या। अगन्या का मतलब होता है, बहुत बार पूछा गया है, न मारे जाने योग्य पशु, न मारे जाने योग्य पशु। गाय के लिए क्या बोला गया है? भाई ऐसा पशु जो न मारा जाए, न मारे जाने योग्य, ठीक है। इसके अलावा गाय की खोज के लिए कई बार युद्ध भी हो जाते थे, जिसको गवेष्टि कहा जाता था, ठीक है। जैसे दो समुदाय, दो कबीले गाय की खोज करने गए कि कहीं कोई गाय मिल जाए, और कुछ गाय मिली, और वहां पर उन्होंने देखा कि दोनों समुदायों की नजर उन पर पड़ी, ठीक है। तो गाय किसकी होंगी, इसके लिए युद्ध भी होते थे। और अगर किसी पुरोहित ने, किसी पंडित ने आपके यहाँ यज्ञ किया है ना, और यज्ञ में सबसे पवित्र माना जाता था, सबसे बड़ा दान माना जाता था गाय का दान, सबसे बड़ा दान। ऋग्वेद में सबसे बड़ा दान किसका माना गया है? कि गाय का दान। अगर आपने गाय का दान कर लिया तो भाई सबसे बड़ा दान आपने कर दिया, ठीक है। आइए अब हम समाज के बारे में बात करते हैं। इतना तो मैं देख ही पा रहा हूं आपको सब याद हो रहा है। समाज सिंधु सभ्यता की तरह मात्र सत्तात्मक नहीं था, समाज था पितृसत्तात्मक। तो परिवार का मुखिया एक पुरुष सदस्य होता था जो कि सबसे बड़ा होता था, परिवार का मुखिया। पितृसत्तात्मक समाज था मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। और इसमें बोला गया है समाज में कि गाय को दुहने का कार्य, दुहने का मतलब गाय से दूध निकालने का कार्य जो गृहपति होगा, गृहपति का मतलब है जो परिवार का मुखिया, जो घर का मुखिया होगा, उसको कुलप कहा गया है गृहपति को। तो गृहपति की जो पुत्री होगी वह गाय को दुहने का कार्य, मतलब गाय से दूध निकालने का कार्य करेगी, और इसके लिए दुहिता शब्द का प्रयोग मिलता है। किसका प्रयोग मिलता है? दुहिता शब्द का, ठीक है। हालांकि अगर मैं समाज की बात करूं तो समतावादी समाज है, वर्ण व्यवस्था है, कर्म आधारित नहीं है। वर्ण व्यवस्था है मेरे, सॉरी, वर्ण व्यवस्था है, कर्म आधारित है, लेकिन वंश आधारित नहीं है। ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय भी बन सकता है, क्षत्रिय का बेटा शूद्र भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि उसके कर्म क्या है, वंशानुगत नहीं है। ये जो व्यवस्था वंशानुगत हुई है बच्चे, ये हुई उत्तर वैदिक काल में। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि महिलाओं की स्थिति जो है वो पुरुषों की बिल्कुल समान है, लेकिन ऋग्वेद में आपको अपाला, रूमसा, घोषा, लोपामुद्रा ऐसी कई महिलाओं का जिक्र मिलेगा जो वेदों का अध्ययन और अध्यापन करती थी। और आपने तो देखा होगा कि एक महिला गार्गी भी आपको देखने को मिली जिन्होंने याज्ञवल्क्य को हरा दिया। तो वो भैया जी बताना वो कौन सा उपनिषद है जिसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है, जिसमें गार्गी के द्वारा पहले याज्ञवल्क्य को हराया गया और फिर याज्ञवल्क्य की पत्नी मैदान में उतरी मैत्री, और फिर गार्गी और मैत्री के मध्य संवाद हुआ। जरा उस उपनिषद का आप मुझे नाम बताएंगे। ठीक है भैया, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, और वही चीज पूछ रहा हूं जो मैंने आपको पढ़ाई है, कोई नई चीज नहीं पूछा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बहुत अच्छे यार, तुम लोग तो यार होशियार हो गए यार, हैं?
देखिए वो उपनिषद कौन सा है भैया, जिसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य शास्त्रार्थ का संवाद का उल्लेख है, वो बृहदारण्यक उपनिषद है। बहुत अच्छे, शाबाश, हैट्स ऑफ यू, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बस ऐसे ही पढ़ते चले जाओ, बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात है क्लास में आपको सारी चीजें याद हो रही हैं। तो समाज के बारे में मैं बोलूंगा, उचित समतावादी समाज था। उचित समतावादी समाज था बच्चे। वर्ण व्यवस्था थी, कर्म आधारित थी, है ना जी। वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था बच्चे कैसी थी, कर्म आधारित व्यवस्था थी, ऐसी वैसी नहीं थी, कर्म आधारित थी, ठीक है। और मैंने क्या बोला सर, वंशानुगत नहीं थी, वंशानुगत नहीं थी। जैसे सपोज दैट, देखो अगर आप देखें तो मैं वंश से क्षत्रिय हूँ, ठीक है, मैं ठाकुर परिवार में पैदा हुआ, मैं वंश से क्षत्रिय हूँ, ये महज एक संयोग है कि मैं वंश से क्षत्रिय हूँ, उसमें मेरा कोई अपना कोई योगदान है नहीं, है ना। भाई क्षत्रिय घर में पैदा हो गया, क्षत्रिय हो गया, बनिया के घर में पैदा हो जाता, वैश्य बन जाता, जैसे शूद्र के घर में पैदा होता तो शूद्र होता, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे कर्म से देखेंगे तो मैं ब्राह्मण हूँ, बस समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि मैं अध्ययन और अध्यापन का कार्य करता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कर्म से मैं क्या हूँ, मैं कर्म से ब्राह्मण हूँ, ठीक है। समाज पितृसत्तात्मक था, समाज पितृसत्तात्मक था, ठीक है। परिवार का सबसे बड़ा पुरुष मुखिया होता था, दादाजी हैं तो दादाजी होंगे, पापा हैं तो पापा होंगे, सबसे बड़ा पुरुष मुखिया होता था। मुखिया को क्या कहते थे, मुखिया के लिए या तो आप उसको गृहपति कहते थे, घर का पति, या फिर मुखिया के लिए कुलप शब्द का प्रयोग भी मिलता है, घर का मुखिया, ठीक है। लेकिन ये पुरुष ही होता था जो कि परिवार का सबसे बड़ा पुत्र होता था, ठीक है, उस परिवार का सबसे बड़ा मुखिया होता था, तो आप इसको कुलपति कुलप या, ठीक है, आप इसको गृहपति भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अभी जो गृहपति की पुत्री है, गृहपति की जो पुत्री है, यही गाय को धोने का कार्य करती थी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। गृहपति की पुत्री ही क्या करती थी, गाय को धोने का कार्य, धोने का कार्य करती थी, गृहपति की पुत्री करती थी। और उसको क्या कहा जाता था, दुहिता कहा जाता था बच्चे, क्या कहा जाता था उसको, दुहिता। तो गाय को धोने का कार्य गृहपति की पुत्री करती थी, और गाय को धोने का कार्य क्योंकि गृहपति की पुत्री करती थी, दैट्स व्हाई बच्चे उसको क्या कहा जाता था, उसको दुहिता कहा जाता था। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ तक किसी को किसी भी तरह का कोई इशू तो नहीं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ये जो पूरी की पूरी संस्कृति है, ये पूरी की पूरी जो आर्य संस्कृति है, ये एक ग्रामीण संस्कृति थी, ग्रामीण संस्कृति थी, जिसका प्रमुख व्यवसाय क्या था, पशुपालन। एक ग्रामीण संस्कृति थी मेरे प्यारे बच्चे, और इस ग्रामीण संस्कृति का मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि इसका प्रमुख व्यवसाय क्या था, इसका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, पशुपालन था। इज दैट क्लियर, क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं मेरे प्यारे बच्चे, चलिए ठीक है। अच्छा, अब समाज की सबसे आधारभूत इकाई क्या है, समाज की सबसे आधारभूत इकाई क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। बताओ आज क्या है समाज की सबसे आधारभूत इकाई, आप कहेंगे परिवार, कल भी वही थी, ऋग्वैदिक काल में भी वही थी, परिवार सबसे आधारभूत इकाई परिवार थी समाज की, है ना। अब समाज कैसा था, ठीक है, ये आप देखेंगे तो सबसे पहले था परिवार, ये आप कहेंगे कुल, कई परिवारों या कुल से मिलकर क्या बनता था, गांव, ठीक है। आज भी कई परिवार या कुल से मिलकर क्या बनेगा, गांव। आपने देखा होगा गांव में कई कुल या कई परिवार या कई खानदान भी जिनको हम कह देते हैं, वो एक साथ रहते हैं। जब कई गांव मिल जाते थे तो कई गांव से मिलकर क्या बनता है, एक जनपद। बोलो भाई, कई गांव से मिलकर एक जनपद बनता है, जिला बनता है आज भी, ठीक है। तो विश्व बनता था, विश्व बनता था, ठीक है। जब कई गांव मिलते थे तो कई गांव से मिलकर एक विश्व बनता था, विश्व, ठीक है, विश्व मतलब जिला। कई विश्व जब आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो कई विश्वों से मिलकर आपका राज्य बनेगा, राज्य को कहा जाता था जन, राज्य को जन कहा जाएगा। और कई जन जब मिलते थे तो एक देश बनता था, देश को कहा जाता था राष्ट्र, देश को क्या कहा जाता है, राष्ट्र। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्यों, क्योंकि विश्व का मतलब जिला है, ठीक है, और जन का मतलब आपका स्टेट है। और जब ऐसे कई स्टेट मिलेंगे तो कई स्टेटों के मिलने से क्या बनेगा, एक राष्ट्र बनेगा। कई स्टेट के मिलने से क्या बनेगा, एक राष्ट्र, मतलब एक पूरा देश बनेगा, कई स्टेट के मिलने से, ठीक है। अब यहाँ पर हर एक का अपना मुखिया होगा। जैसे परिवार का मुखिया आपको पता है, परिवार का मुखिया कुलप है, या परिवार का मुखिया, परिवार का मुखिया गृहपति है। बोलिए भैया, परिवार का मुखिया कुलप है या गृहपति है। गांव का मुखिया ग्रामीण कहलाएगा। जैसे आज गांव प्रधान होता है ना, ग्राम प्रधान, तो जैसे आज ग्राम प्रधान होता है वैसे उसी समय में गांव का मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामीण कहलाता था। ऐसे विश्व होगा, विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था, विश्वपति कहलाता था। जन का मुखिया गोप कहलाता था, गोप। और राष्ट्र का मुखिया राजा, और राजा को राजा ना कह के राजन कहते थे, कि हे राजन, हे राजन। तो समाज की सबसे आधारभूत इकाई परिवार थी बच्चे, ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे आधारभूत इकाई क्या थी, परिवार थी। कई परिवारों से मिलकर एक गांव बनता था, कई गांव से मिलकर एक विश्व बनता था, कई विश्व मिलकर एक जन बनता था, कई जन से मिलकर एक राष्ट्र बनता था। ये पूरी राजनीतिक संरचना है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता था कि राजा का जो है चुनाव होता था, राजा वंशानुगत नहीं होता था, राजा का चयन होता था। सबसे बड़ी बात क्या है, इसी को प्रजातांत्रिक व्यवस्था कहेंगे। राजा वंशानुगत नहीं था, राजा वंशानुगत नहीं था, राजा का चुनाव होता था, नहीं था। जो राजा बनाने वाले अधिकारी थे, जो राजा का चुनाव करते थे, बनाने वाले जो अधिकारी थे, जो बच्चे राजा का चुनाव करते थे, उनको राजकृतः कहा जाता था, राजकर्ता। देखो अब व्यवस्था क्या थी, ऋग्वैदिक काल में सब कुछ बहुत अच्छा है, तुम्हारी कसम, समाज बहुत अच्छा है, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कर्म आधारित समाज है, वंश आधारित नहीं है, वंशानुगत समाज नहीं है। जिसका जैसा कर, जैसे मैं मान के चलिए, मैंने आपको बताया ना कि वाई बर्थ में क्या हूँ, ठीक है, क्षत्रिय, क्लियर है ना, और कर्म के आधार पर मैं ब्राह्मण हूँ। लेकिन अगर मेरा बेटा, ठीक है, अगर मेरा पुत्र, ठीक है, बहुत अच्छा निशानेबाज है, उसको शुरू से ही, बचपन से ही सेना में जाने का, ठीक ना, उसका मोटिव है, ठीक है, उसका आप कह सकते हैं कि उसका मन है सेना में जाने का, और ये उसने अपने जीवन का टारगेट बना रखा है, और इसलिए वो शुरू से प्रैक्टिस भी कर रहा है। जैसे लाइक निशानेबाजी सीखना, ये सब, वो ठीक है, एक बहुत अच्छा धावक है, बहुत अच्छा, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, तो वो क्षत्रिय बन जाएगा। और अगर उसका पुत्र जो है, ठीक है, उसमें सेवा भाव है,
ठीक है? वो सेवा भाव कुछ इस तरह का है मेरे प्यारे बच्चे कि मान के चलिए कि वह कोई आर्ट गैलरी खोलना चाहता है, वो कोई बहुत अच्छा शिल्पकार है, कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। ठीक है? तो जो आर्टिस्ट हैं, जो शिल्पकार हैं बच्चे, ये शुद्ध हैं। ये क्या है? ये शुद्ध है अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद। ठीक है? हुआ क्या फिर बाद में कि शूद्रों की स्थिति समाज में इतनी दयनीय होती चली गई, उनको इस तरह से अधिकारों से विमुख कर दिया गया और समाज के एक ठीक है ऐसे क्लास में उनको फेंक दिया गया, जहाँ पर ना उनके लिए संसाधन थे, जहाँ पर ना उनके लिए समाज था और धीरे-धीरे फिर इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन उत्तर वैदिक काल में बच्चे पतनशील होती हुई चली गई। और फिर एक ऐसा समय आया कि देखिए ये तो अस्पृश्य हैं, इनको छूना भी नहीं है। यहाँ से हमारे समाज में दिक्कत पैदा हुई। उत्तर वैदिक काल में समाज आप कह सकते हैं कि भेदभाव वाला बना है। ऋग्वैदिक कालीन समाज जो है वो संतमूलक समाज है। वहाँ पे कर्म के आधार पर वर्णों का विभाजन है, वंश आधारित नहीं है, कर्मों के आधार पर है। तो इसलिए ऋग्वेद में देखिए ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय भी बन सकता है, क्षत्रिय का वैश्य भी बन सकता है, वैश्य का पुत्र ब्राह्मण भी बन सकता है, शूद्र का पुत्र ब्राह्मण भी बन सकता है, ब्राह्मण का पुत्र भी शूद्र बन सकता है, क्योंकि कर्मों के आधार पर है विभाजन। जैसे मेरे पिताजी अगर देखिए मेरे पिताजी पुलिस में है तो वो क्षत्रिय हुए अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद। अगर आप ऋग्वेद को देखो तो वो क्षत्रिय हुए। ठीक है? तो वह देखिए आर्मी में सर्व करते हैं या फिर वह पैरामिलिट्री फोर्सेस में सर्व करते हैं, वह पुलिस में है तो वो क्षत्रिय हुए। उनका जो बेटा मैं हूं, मैं कौन हुआ? मैं ब्राह्मण हुआ हूं क्योंकि मैं विद्या का अध्ययन करता हूं। उसको आप छोड़ दो कि मैं किस स्कूल में पैदा हुआ, उसे हटाओ, कर्म के आधार पर आप देखें। लेकिन मेरा बेटा जो है वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। ठीक है? वो देखिए पत्थरों से बहुत अच्छी कलाकारी करता है, पत्थरों की माला बनाता है, पत्थरों की मूर्ति बनाता है, ठीक है? ऐसे करके। तो अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद बस शुद्ध हुआ एक्चुअली। बस समझ में आ रही है? वो शुद्ध हुआ कि वो कलाकार है, वो स्वर्णकार है, ठीक है? वो चर्मकार है या फिर वो लोहकार है या फिर वो तक्षण एक मतलब बढ़ई है। तो ये कौन है? ये शूद्र है, ये जो क्लासेस है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में दिक्कत क्या हुई कि समाज के जो ऊपर के 3 वर्ण थे, उनकी स्थिति तो संतोषजनक रही। लेकिन जो निम्न वर्ग है इनकी स्थिति लगातार पतनशील होती चली गई और साथ ही साथ महिलाओं की भी। और फिर कुछ ग्रंथ भी ऐसे हैं जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा गया कि पुत्री ही समस्त दुखों का कारण है। लिखा गया कि नहीं कि पुत्री ही समस्त दुखों का कारण है और शूद्र और स्त्री को लगभग समान कहा है। और कल्पना की गई है कि एक महिला ज्यादा से ज्यादा पुत्र पैदा करे क्योंकि उस समाज की जरूरत थी महिला के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पुत्र पैदा करना, क्योंकि जिसके ज्यादा पुत्र होंगे वह उतने बड़े भूभाग पर अपना अधिकार स्थापित कर सकेगा और जो जितने बड़े भूभाग पर अपना अधिकार स्थापित कर सकेगा उतने बड़े भूभाग पर कृषि कर सकेगा और जो जितनी ज्यादा कृषि कर सकेगा वो उतना ज्यादा आर्थिक संपन्नता प्राप्त कर सकेगा, उतना ज्यादा अमीर हो सकेगा। क्लियर है? तो राजा बनाने वाले अधिकारी राज करता है, ये मुख्य भूमिका में होते थे और सबसे बड़ी बात है कि राजा को वापस भी बुला सकते थे ये। राजा को वापस बुलाने का भी अधिकार था। अगर राजा ढंग से काम ना करे, प्रजा की इच्छा पर काम ना करे राजा, तो राजा को वापस बुलाने का भी अधिकार था। कितना समान, ठीक है? अब हम बात करेंगे स्त्रियों की स्थिति। ऋग्वेद में स्त्रियों की स्थिति कहेंगे साहब कैसी थी? स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समकक्ष थी। स्त्रियों की स्थिति है ना, ध्यान रखना कैसी थी? सेम लाइक ठीक है मेल, ठीक है बिल्कुल ठीक है पुरुषों की जैसी थी। मतलब आप कह सकते हैं बच्चे कि महिलाएं जो हैं वे पुरुषों के समान उच्च शिक्षा ग्रहण करती थी। पुरुषों के समान उच्च शिक्षा ग्रहण करती थी। और जब वे उच्च शिक्षा ग्रहण करती थी तो समाज में कुछ ऐसी महिलाएं भी आपको देखने को मिलेंगी जैसे अपाला मुद्रा, रोमसा, घोषा, अपाला मुद्रा, गार्गी। आपने देखा है गार्गी ने, है ना? गार्गी। बताइए अब ये महिलाएं जो हैं क्या ये पुरुषों से कम है क्या? सीधे सीधे पुरुषों से। और भारतीय पुरुषों में बच्चे अगर हम बात करें तो ऋषियों से सीधे सीधे शास्त्रार्थ कर रही हैं तो महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। ठीक है? अपाला रोमसा गोसा, ठीक अपाला रोम अपाला नहीं लिखा मैंने, अपाला सॉरी लोपामुद्रा है, माफ करना बच्चे, लोपामुद्रा, अपाला, अपाला, रोमसा, गोसा और लोपामुद्रा। माफ करना बच्चे मैंने अपाला मुद्रा कर दिया है, लोपामुद्रा मैंने अपाला मुद्रा दिया। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो उच्च शिक्षाएं प्राप्त करती थी, पुरुषों की समकक्ष शिक्षा प्राप्त करती थी और ये महिलाएं समाज में जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है, जिनका हमें वर्णन मिलता है, समाज में कोई बुराई नहीं थी। ठीक है? देखो कोई बुराई नहीं थी मतलब ना पर्दा प्रथा थी जैसे आज है, ठीक है? पर्दा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, वैश्या प्रथा नहीं थी। ठीक है? आप सोच के देखिए बच्चे, कोई भी समाज में किसी भी तरह की बुराई नहीं थी, ना पर्दा प्रथा ना वैश्या प्रथा। ठीक है? और सबसे बड़ी बात क्या है कि पुनर्विवाह होते थे। पुनर्विवाह स्पेशली विधवाओं के कितना अधिकार था? विधवाओं के पुनर्विवाह होते थे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है? विधवाओं के पुनर्विवाह भी होते थे, ना पर्दा प्रथा थी, ना वैश्या प्रथा थी, ना कुछ थी। समाज में एक प्रथा और थी, नियोग प्रथा। नियोग प्रथा, नियोग प्रथा क्या है मेरे प्यारे बच्चे? नियोग प्रथा का मतलब होता था जैसे कि कोई भी स्त्री, ठीक है, जिसके पुत्र उत्पन्न से पहले ही मतलब कोई भी महिला जिसके पुत्र की प्राप्ति से पहले ही उसके पति परलोक को सिधार गए, ठीक है, उसके पति ठीक है मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए, तो स्वाभाविक सी बात है भाई ऐसी महिला, ठीक है, जब समाज में आगे व्यवहार करेगी तो उसको पुत्र तो चाहिए। पुत्र इसलिए चाहिए कि भाई अगर वह विवाह नहीं करती, पुनर्विवाह नहीं करती तो फिर पुत्र होना चाहिए, क्योंकि पुत्र ही जो है ना उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि संपत्ति का सिद्धांत ऋग्वैदिक काल में है। ठीक है? और जब संपत्ति का सिद्धांत है, पुनर्विवाह करना नहीं चाहती तो ऐसे में पुत्र होना चाहिए और पति की मृत्यु हो चुकी है तो फिर नियोग प्रथा थी। नियोग प्रथा का मतलब है कि पुत्र प्राप्ति के होने से पहले तक, अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं होती तो बेटा पुत्र प्राप्ति के होने से पहले तक यदि उस महिला का देवर है, ठीक है, तो वह देवर के साथ ठीक है ना मतलब ठीक है वो देवर के साथ रह सकती है। ठीक है? और अगर देवर नहीं है, ठीक है, तो फिर वह अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मतलब अपने जीजा के साथ, जिसको बहनोई कहते हैं, ठीक है, उसके साथ तब तक जब तक कि पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि इससे वंश आगे चलेगा, संपत्ति का नियम है, संपत्ति का उत्तराधिकार का नियम है, तो स्वाभाविक सी बात है वंश आगे चलेगा, समाज में सिक्योरिटी मिलेगी और जो संपत्ति उसका पति छोड़ के गया है उसका वास्तविक समय उसका बेटा होगा, वही उसका उत्तराधिकारी होगा। जी। ठीक है? तो समाज में ये नियोग प्रथा है। तो नियोग प्रथा क्या है? मैंने आपको नियोग प्रथा बता दी, ठीक है? आप इसे लिख लेना। ये कुल मिलाकर स्त्रियों की स्थिति है, पुरुषों के समकक्ष उच्च शिक्षा ग्रहण करती थी। ये कुछ ठीक है, हमें ऋषिकाएँ मिलती हैं। ये कुछ ऋषिकाएँ मिलती हैं। ऋषियों के समान ही कुछ ऋषिकाएँ हैं। जैसे ऋषि हैं, जो लगातार वेदों का अध्ययन अध्यापन करते हैं, ठीक है? ऐसी ही ऋषिकाएँ हैं। और अगर आप बात करें सर, तो भाई महिलाओं की स्थिति बिल्कुल पुरुषों के समान थी। मैंने ऊपर ही लिख दिया है और किसी भी तरह की कोई भी बुराई नहीं थी समाज में, ठीक है? जो कि महिला बेस्ड हो। किसी भी तरह की कोई बुराई थी ही नहीं।
ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा देखो, एक और बहुत अच्छी बात बताऊं, कितना प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी, इतनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी कि अंतरजातीय विवाह होते थे, है ना भैया? इतनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी कि इंटरकास्ट मैरिज, लेकिन आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, लेकिन आज भाई साहब इंटरकास्ट मैरिज करने पर एक समाज में बखेड़ा खड़ा हो जाता है। आप में से अगर किसी ने की होगी तो आपको पता है कि कितने संघर्षों का सामना आपको करना पड़ा होगा। ठीक है, तो उस समय ऋग्वैदिक काल में भी अंतरजातीय विवाह होते थे और एक यहाँ पे टर्म और मिलता है अमाजू। अमाजू अमाजू ऐसी महिलाओं को कहा जाता था जो या तो विवाह करती नहीं है, अध्ययन अध्यापन करती हैं, या फिर विवाह करती भी हैं बच्चे तो वह बहुत लंबे समय काल के बाद विवाह करती हैं। तो बहुत लंबे समय काल के बाद मतलब उन्होंने पूरा अध्ययन अध्यापन कर लिया वेदों का, चलो ठीक है अब हम विवाह कर लेते हैं। तो आप कह सकते हैं आजीवन विवाह, आजीवन अविवाहित रहने वाली या दीर्घ काल तक विवाह ना करने वाली जो महिलाएं हैं उनको अमाजू कहा जाता था। ठीक है सर, तो आप क्या कहेंगे? आजीवन अविवाहित रहने वाली, आजीवन अविवाहित रहने वाली वाली या दीर्घ काल तक विवाह ना करने वाली महिलाओं को, विवाह ना करने वाली महिलाओं को। महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। अमाजू, अच्छा मैंने लिख दिया। तो या तो बच्चे अच्छा वो क्यों नहीं कर रही हैं, अब ये समझने की कोशिश करना। देखिए वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो लगातार अध्ययन अध्यापन कर रही हैं, और जब अध्ययन अध्यापन कर रही हैं तो ऐसी स्थिति में भाई ठीक है अगर वे विवाह करेंगी तो वो अपने मोटिव से भटक जाएंगे, अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। आपने देखा भी है, अब बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी हमारी इस क्लास में जो बहुत ब्रिलियंट रही होंगी, जब तक विवाह नहीं हुआ था स्टडी करती होंगी, बहुत अच्छी थी, ठीक है, समाज के प्रेशर में आके मम्मी पापा ने, और फिर ये और कहते हैं मम्मी पापा अरे शादी के बाद भी तो पढ़ाई लिखाई होती रहेगी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। शादी के बाद फिर पढ़ाई लिखाई कहाँ होती है? फिर तो सास ससुर को खुश करते रहो। ठीक है, आज सास ने कह दिया कि जाओ बेटी कढ़ी बनाओ, ससुर ने कह दिया बेटा ठीक है पालक पनीर बनाओ, फिर किसी ने कह दिया कि ऐसा करो भाभी ठीक है आज जो ना कोफ्ते बनाओ बहुत अच्छे से, तो भाभी यही काम करने से लग रही है, फिर भाभी को सारे कपड़े भी धोने हैं। ठीक है, मतलब बहुत काम होता है। एक डेढ़ दो साल बाद बच्चा हो गया तो फिर बच्चे की पूरी केयर करनी है, और ऐसे में पढ़ाई पता नहीं कहाँ छूट जाती है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो वो महिलाएं थी, ये देखो ये तो सबसे बड़ी बात है, उन्हें पता है कि विवाह से एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस पैदा होगा पढ़ाई में, तो वो दीर्घ काल तक या तो बेटा विवाह करती नहीं थी या फिर वो आजीवन अविवाहित रहती थी। ठीक है, ऐसी महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ठीक है ना? रीता आप सभी के मैसेज मुझे दिखाई दे रहे हैं। जी, है ना? जी, सभी के मैसेज दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार इसको क्विक रिवीजन करो। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति ये है। अमाजू नियोग प्रथा क्या है मैंने आपको बता दिया। नियोग प्रथा का मतलब है कि जो भी महिला बचे ठीक है पति की मृत्यु हो जाने पर, पति की मृत्यु हो जाने पर ठीक है ना, जीवन के साथ सहवास या विवाह आप कह सकते हैं। ठीक है, उसको विवाह की दृष्टि से ही देखा जाएगा और उसको उतना ही पवित्र माना जाएगा जितनी की पवित्र विवाह संस्था होती है। ठीक है, नियोग प्रथा जितनी पवित्र विवाह संस्था होती है उतना ही पवित्र माना जाएगा उसको। ठीक है, क्लियर है? आइए अब ऋग्वैदिक काल में हम ये भी तो देखेंगे कि जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य है वो क्या पहनता था, उसकी वेशभूषा क्या होती थी, है ना? वो भी तो हमें देखना भी है, वेशभूषा भी देखनी है कि कौन कौन से कपड़े पहनता था, क्या क्या कपड़े होते थे, कैसी वेशभूषा होती थी, ये भी हमें समझना, ये भी बड़ा जरूरी है। तो देखो ऋग्वेद में 6 प्रकार के कपड़ों का जिक्र किया गया है, मतलब आर्य 6 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। ठीक है, ये आर्य 6 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, जैसे आज महिलाओं के नहीं होते। ठीक है, महिलाओं के जैसे ठीक है प्लाजो होता है, कुर्ता होता है, ठीक है साड़ी होता है, ठीक है वैसे एक्वायर्ड शर्ट्स चल रहे हैं आजकल, ठीक है ना, वो भी पहने जा रहे हैं, और क्या क्या होता है बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ठीक वैसे पुरुषों में भी होता है, पुरुषों में पैंट शर्ट होता है, कोट पैंट होता है, ठीक है ना, शेरवानी होती है, इस तरह से कुर्ता पजामा होता है, ये सब। तो वैसे ही ऋग्वैदिक कालीन आर्य जो है वे 6 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, 6 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, ठीक है ना, इनका उल्लेख किया गया बकायदा। ठीक है, पहला वस्त्र है अधिवास, अधिवास। दूसरा वस्त्र है वास, ठीक है, तीसरा वस्त्र है नीवी, चौथा वस्त्र है उसनीस, ठीक है उसनीस, ठीक है उसनीस। ठीक है, सब लोग देखें, ठीक वास है, ठीक वास है, ठीक है, तो सबसे पहले अधिवास है, वास है, ठीक है ना, आपका नीवी है, आपका उसनीस है, और आपका एक तर्प और एक बधुई। ठीक है, एक तर्प है, तर्पी वस्त्र है, और एक बधुई है, बधुई है। देखो बिल्कुल क्लियर पता चल रहा होगा आपको, ठीक है, कि यहाँ पर ये जो बधुई है ना, बधुई ये तो आपको पता चल गया होगा। बधुई का मतलब होता है कि जब विवाह के अवसर पर पहना जाए, तो विवाह के अवसर पर पहनने वाला वस्त्र बधुई, विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला वस्त्र, अवसर पर पहना जाने वाला वस्त्र, वस्त्र। विवाह के अवसर पर जो वस्त्र पहना जाता है उसको बोलेंगे बधुए। ठीक है, बिल्कुल साफ पता चल रहा है, बधुई मींस ठीक है विवाह के अवसर पर। ठीक है, जैसे आजकल शेरवानी और लड़कियां जो लहंगा पहनती हैं, जब बहुत महंगे महंगे लहंगे आते हैं यार, लहंगा मत पहन मतलब यार इतनी महंगी पहनने की क्या जरूरत है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो हम लोग ठीक है ना, हम लोग जस्ट कॉपी करते हैं। भाई आज का परिधान क्या है? सामान्य सा परिधान टी शर्ट है, पैंट है, लड़कियों में ठीक है सूट सलवार है, ठीक है साड़ी है। ये जो ठीक है कॉन्सेप्ट है ना लहंगा का और ये जो शेरवानी वगैरह का, बच्चे ये राजा महाराजों के जब विवाह होते थे तब वो पहनते थे, क्योंकि उनका सामान्य ही परिधान वो था। वैसे सामान्य भी रहते थे ना तो वो उसी शेरवानी वगैरह को पहनते हुए रहते थे। तो विवाह वगैरह के अवसर पर बस वो थोड़ी सी महंगी पहन लेते थे, क्योंकि जीवन में एक ही बार होता है। राजा महाराजाओं को 2-3 बार हो जाता था, आप लोगों का एक ही बार होता है। तो उनका जनरल सा पहनावा ही वही था। ठीक है, अब तुम लोग क्या करते हो आज की डेट में कार्टून बन जाते हो। ठीक है, एक तो भाई साहब अगर आदमी सबसे ज्यादा गंदा लगता है तो अपने विवाह वाले टाइम, एक तो उसकी भाभी आंखों में काजल लगा देती है उसके, उसी दिन शेव बनवा के आता है तो एकदम बिल्कुल चंपू लगा होता है, दूसरा बाल और कटवा लेता है। ठीक है, और फिर जोकर और बना दिया जाता है उसे शेरवानी पहना के बेचारे को। जीवन में कभी शेरवानी भाई जो कपड़ा तुमने जीवन में कभी पहना नहीं, तुम्हें पहली बार पहना दिया जाए तो यू आर गेटिंग अनकंफर्टेबल यार मेरे भाई, तुम अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। बड़ा सिंपल सी बात है। सर्वे का मतलब होता है बच्चे पगड़ी, पगड़ी सॉरी सॉरी उसनीस का मतलब होता है पगड़ी, उसनीस पगड़ी, उसनीस का मतलब क्या होगा? पगड़ी होगा। अधिवास, अधिवास का मतलब है जैसे टी शर्ट मेरी जो कमर के ऊपर पहना जाता है उसको अधिवास कहते हैं, है ना? जी, लेकिन जो कमर के ऊपर पहना जाता है, कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को हम क्या कहेंगे? अधिवास।
कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। अधिवास है ना। और जो पैंट होता है, जो ट्राउजर होता है, जो लोअर्स होते हैं, वो क्या है, बस पास कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। तो कमर के नीचे जो वस्त्र पहना जाता है उसको क्या कहेंगे, वास। ठीक है, कमर के ऊपर अधिवास, कमर के नीचे वास। क्लियर है। सचिन कुमार कह रहे हैं सर आपने भी तो पहना होगा। बेटा बिल्कुल नहीं पहना। ठीक है, मैं जितनी भी ये सामाजिक रूढ़ियां है ना, जो परंपरागत तरीके से चली आ रही है मेरे भाई, मैं इनसे बहुत दूर हूँ, बहुत ज्यादा दूर मैं इनसे। ठीक है, लिटरली ठीक है, मैंने कुछ पहना ही नहीं मेरे भाई इस तरह का जिसमें मैं जोकर लगूं। ठीक है, जो मेरे लिए कंफर्टेबल है। अरे यार क्यों समाज ने जो तुम्हारे ऊपर थोप दिया तुम उसको फॉलो कर रहे हो यार। ठीक है, मैं लगूं मेरे भाई। चलो आप बेटा आर्य का मतलब राजा है, श्रेष्ठ है, ये पहने तो ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई राजा महाराजा पहनते थे क्योंकि सामान्य सी एक परिधानी वही है। अब तुम जो आज की डेट में पहुंच पहनते हो, अच्छा एक बताओ, आज कोई घोड़े पर नॉर्मली बैठता है भाई। राजा महाराज तो युद्ध करने घोड़े पर जाते थे, घोड़े पर जाते थे या फिर बग्गी होती थी, मतलब इन द सेंस एक घोड़ा गाड़ी होती थी उनके पास जिसको रथ कहते थे, उस पर जाते थे। तो जब विवाह के लिए जाएंगे तब भी जाएंगे, विवाह के समय थोड़ी ना मर्सिडीज होगी, ठीक है, या फिर स्कॉर्पियो होगी, बस स्वाभाविक सी बात घोड़े पे ही जाएंगे। बस वो विवाह वाला जो घोड़ा होगा वो अच्छे से सजा हुआ होगा, ठीक है, फिर जो घोड़ा गाड़ी होगी जिनका रथ होगा वो अच्छे से सजा हुआ होगा, क्योंकि राजा दुल्हन को लेने जा रहे हैं, वधू को लेने जा रहे हैं। तो बड़ा स्वाभाविक है आज खामखा आदमी घोड़े पे बैठा दिया जाता है। बताओ यार कोई तो क्या, कैसे भी करके कई बार तो ऐसा हुआ है कि घोड़े को कोई बराती थोड़ा सा छेड़ देता है नहीं, और घोड़ा जो है वो बिगड़ जाता है, पता पड़े कि दूल्हे जी नीचे गिरे हुए हैं ऐसी स्थिति में और बेइज्जती जिंदगी भर। ठीक है, फिर पत्नी कहती रहती है, पूरी जिंदगी कहती है कि तुम गिर गए थे, वो कैसे फनी लग रहे थे पता है, वो बहुत हंस रही थी जब तुम गिरे थे घोड़े से। तो ये वाली बात है। चल ठीक है प्लीज, तो इसको देखो आप, आदिवास कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। वास जो होता है वो कमर के नीचे, ठीक है, जो पहना जाता है। तर्प जो है, तर्प कौन सा, एक ऐसा वस्त्र जो यज्ञ के अवसर पर पहना जाएगा। जब यज्ञ होगा तो यज्ञ के अवसर पर पहना जाने वाला वस्त्र तर्प होगा। यज्ञ के अवसर पर पहना जाने वाला वस्त्र बस देखो तर्प। एक मतलब जो ताप को सहन करे, तर्प मींस जो ताप को सहन करे। ताप मींस हीट, और हीट कब होती है बच्चे, जब कभी भी यज्ञ होगा, हवन होगा, तो तुम्हें पता है आहुतियां दी जाती हैं, लपटें उठती हैं। ठीक है, नीवी, नीवी का मतलब होता है बच्चे अंडरगारमेंट्स। नीवी मींस जो बांस के नीचे पहना जाता है, जो बांस के नीचे पहना जाने वाला होता है नीवी, दैट इज अंडरगारमेंट्स। ठीक है, तो वेशभूषा ये आर्यों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र थे। लेकिन इनसे प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए बच्चे मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स जहां से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, उनके बारे में बात करेंगे फैक्ट्स। ठीक है, जल्दी से हम लोग लिखेंगे इन फैक्ट्स को बच्चे, क्योंकि ये चैप्टर आज हमें खत्म कराना है और कल फिर हम स्टार्ट करेंगे महाजनपद काल। ठीक है, 16 महाजनपद है, अंगुत्तर निकाय से उनकी सूची ली गई है, 16 महाजनपदों को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना बच्चे, और थोड़ा सा भी हम स्लो चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो 1 घंटा हो गया, तो मैं पता चला कि इस क्लास को 1 घंटा हो गया लिटरली, नहीं पता चला 1.5 घंटा भी हो जाएगा तब भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो ये क्लास की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ठीक है जी, तो फैक्ट्स सबसे पहले हम बात करेंगे अगन्या। अगन्या, ठीक है, ये हालांकि मैं बता चुका हूं किसको कहा जाता है, गाय को। अर्थ क्या होता है, न मारे जाने योग्य पशु। ठीक है बच्चे, अगर किसी ने गाय को मार दिया तो उसे आजीवन कारावास और देश निकाला तक की सजा हो जाती थी, बहुत जघन्य पाप माना जाता था। अग्न्या। गविष्टि, बोलो मैंने बताया है, प्लीज बताओ बच्चे, गविष्टि क्या है, बताओ मेरी बहनें जितनी भी हैं भाई। गविष्टि, गविष्टि मींस जो गाय की खोज के लिए युद्ध होता है। ठीक है, तो जो गाय की खोज के लिए युद्ध होता है, गाय की खोज के लिए की जाने वाले युद्ध को हम लोग किस नाम से जानते हैं, गविष्टि के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है अभिपाल। अभिपाल, अभिपाल का मतलब है जो भेड़ों को पालता है, भेड़ पालन करने वाली अभिपाल है। एक शब्द मिलता है अजपाल, जो बकरी को पालते हैं, बकरी पालक, उसको क्या बोलेंगे, अजपाल बोलेंगे। ठीक है, तो अभिपाल अभी जो भीड़ को पालता है। ठीक है, इसके बाद एक शब्द मिलता है वाज्रपति। वाज्रपति का मतलब होता है जो चारागाह का अधिकारी है। ठीक है, जहां पर ये सभी पशु चरने के लिए आते हैं ना, तो चारागाह का अधिकारी क्या बोला जाता है, वाज्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये चारागाह के अधिकारी को वाज्रपति के नाम से जाना जाता है। भाई चारागाह का अधिकारी कौन है, चारागाह का अधिकारी वाज्रपति है। चारागाह के अधिकारी को क्या कहेंगे, वाज्रपति। ठीक है, चलिए उर्वरा, जो जुता हुआ खेत है उर्वरा कहेंगे। उर्वरा, जो खेत जुता हुआ है, जो खेत जुता हुआ है, जुते हुए खेत को हम उर्वरा के नाम से जानते हैं। रख, रख शब्द का प्रयोग बच्चे बैलों के लिए किया गया है। बैल, कौन से बैल, जो कृषि में काम में लाए जाते हैं, खेती में जो काम में लाए जाते हैं, कृषि में काम में लाए जाते हैं, जो कृषि में काम में लाए जाते हैं, उनको हम रख कहेंगे। ठीक है, उर्वरा किसको कहेंगे, जो जुता हुआ खेत होगा, इधर कर देता हूँ, जो जुता हुआ खेत होगा उसको भैया जी हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग उर्वरा कहेंगे। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं, समझ में आया, एक एक फैक्ट सब अच्छे से रिवाइज करो। अगन्या मतलब गाय को कहेंगे ना मारे जाने योग्य पशु। गाय की खोज के लिए युद्ध भी होते थे जिनको गविष्टि कहा जाता था। अभिपाल भेड़ पालक के लिए, अजपाल बकरी पालक के लिए, चारागाह के अधिकारी को वाज्रपति, और जुते हुए खेत के लिए उर्वरा शब्द का प्रयोग, और बैल के लिए बचे रथ शब्द का प्रयोग। अब इसके बाद एक लांगल या सीर। ठीक है, एक शब्द मिलता है लांगल या सीर। लांगल, जिसे आप लांगल या सीर, जिससे आप बच्चे खेतों को जोतते हैं, तो वो क्या हुआ, खेतों को जोतने वाला हल। तो हल के लिए प्रयोग किया जाता था लांगल या सीर। क्लियर है मेरे प्यारे भैया, हल के लिए। ठीक है, हल के लिए किस शब्द का, लांगल या सीर शब्द का प्रयोग किया जाता था। और जो हल की रेखा होती थी, जो हल से लेके, ठीक है बच्चे, आदमी तक जाती थी, जो हल है और हल से हल रेखा, उसको हल रेखा को कहा जाता था सीता। जबकि आगे सीता कहा जाएगा बच्चे राज की भूमि को। ठीक है, आगे राज की भूमि को कहा जाएगा सीता, लेकिन यहाँ पर हल रेखा को सीता कहा जाएगा, ध्यान रखना। ऋग्वेदिक काल में हम हल रेखा को सीता कहेंगे। और लांगल या सीर जो हल का प्रयोग है, मतलब हल के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है, द वर्ड, ठीक है, दैट यूज्ड फॉर हल ठीक है ना, तो हल के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो ये है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला शब्द है पणि। पणि व्यापारियों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता था, व्यापारियों के लिए।
ठीक है। अच्छा, और एक और बात है बड़ी इंटरेस्टिंग कि व्यापारियों के लिए भी पड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो ठीक है पशुओं को मतलब मवेशियों को चुराते थे, बात समझ में आ रही है? जो लोग मवेशियों को पशुओं को चुराते थे, तो मवेशियों को जो चुराने वाले लोग हैं उनको भी कई बार पड़ी शब्द के प्रयोग से संबोधित किया गया है, उनके लिए भी पड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है जी? तो किसके लिए भैया जी पड़ी शब्द का प्रयोग? जो मवेशियों को चुराने वाले चोर होते हैं, मवेशियों के चोर, मवेशियों के चोर, मवेशियों के चोर के लिए भी पड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये अभी आपका ठीक है पूरा, ठीक है, और आप बहुत अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ठीक है जी? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी-जल्दी से थोड़ा-सा। इसके बाद ऋग्वेद में मनोरंजन पूछा गया है भैया कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के मनोरंजन के साधन क्या-क्या थे? ठीक है, रथ दौड़ करते थे भाई साहब, ये लोग रथ दौड़ करते थे, घुड़दौड़ करते थे, मल्ल युद्ध करते थे, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? एक बुराई थी समाज में, धूर्त कीड़ा, धूर्त कीड़ा, ये सबसे पुरानी बुराई हमारे समाज में आज तक है, आज तक। धूर्त कीड़ा मीन्स बच्चे जुआ, जुआ, और ऋग्वेद में इसकी निंदा की गई है, स्पेशली लिखना, ऋग्वेद में इसकी निंदा की गई है, ऋग्वेद में इसकी निंदा की गई है, ऋग्वेद में इसकी निंदा की गई है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन आर्य बेटा रथ दौड़ करते थे, घुड़दौड़ करते थे, ठीक है, मल्ल युद्ध करते थे, ठीक है, शिकार भी करते थे, वीणाओं को भी बजाते थे, वीणा वादन भी करते थे, इसका भी प्रमाण मिला है, मतलब संगीत प्रेमी भी थे। शिकार तो था ही उनका यार, मनोरंजन का प्रमुख साधन, और वीणा वादन भी करते थे, वीणा वादन। लेकिन ठीक है, स्पेशली आपको बस फोकस करना है किस पर? ध्रुव कीड़ा पर। सबसे महत्वपूर्ण ये है, ध्रुव कीड़ा मतलब जुआ, जुए की बाकायदा निंदा की गई है ऋग्वेद में, जबरदस्त तरीके से निंदा की गई है कि नहीं भाई ये अच्छी बात नहीं है, ये समाज में बुराई है। समाज में कुछ बुराइयों में से एक बुराई ध्रुव कीड़ा भी है। ठीक है, कुछ एक बुराई भैया जी क्या है? ध्रुव कीड़ा भी है। अच्छा, अब इसके बाद देखो ऋग्वेद में लक्ष्मण किसको कहा गया है? अब ये क्या है? शूद्र है ऋग्वेद में। ठीक है, मतलब ये मेरा कहने का आशय है कि वो लोग हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, जो किसी ना किसी प्रकार के स्किल को ठीक है करते हैं, किसी ना किसी प्रकार के स्किल्स को बच्चे जो है ना ठीक है वो जानते हैं, और उस स्किल्स के आधार पर ये अपना जीवन यापन करते हैं। थैंक यू। तो किसी ना किसी स्किल को जानते हैं और उस स्किल के आधार पर ये अपना जीवन यापन करते हैं। पहले तो ये बताओ, मेरी आवाज सही आ रही है सभी को? हाँ जी। तो किसी ना किसी स्किल को जानते हैं और इस स्किल के आधार पर बच्चे अपना जीवन यापन करते हैं। ओह, मेरी बोतल दिख रही है, यहाँ रख देता हूँ मैं अपनी बोतल को। तो मेरी आवाज सही आ रही है सभी को? एक बार बताओ। हम्म। सीता मीन्स बेटा हल रेखा, मतलब हल से लेके जो होता है ना, है प्रीत जहां की रीत सदा, तो वो जो देखिए यहाँ से लेके और वो मनुष्य जो है खींचता था, या फिर जो है ना बैल उसके खींच देते थे, तो जो हल रेखा होती थी उसको सीता कहते थे। वो क्लियर है? ओके। मल्ल युद्ध मीन्स बेटा कुश्ती, ठीक है, मल्ल युद्ध मीन्स कुश्ती होता है, मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती। ठीक है जी, क्लियर। लक्ष्मण, तो ये क्या है? ये स्किल्स हैं, ठीक है, जिसके आधार पर लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं इंजीनियर्स लोग हैं उस समय के। लक्ष्मण पढ़ाई, पढ़ाई, ठीक है। स्वर्णकार, ठीक है, आप बताएंगे, लेकिन इसके लिए शब्द किया गया है हिरण्यकार। हिरण्य का मतलब होता है सोना, ठीक है, तो ये हो गया आपका सुनार। ठीक है, चर्मकार मीन्स चमड़े का काम करने वाला, जो चमड़े का कार्य करता है। बात समझ में आ रही है? तो जो चमड़े का कार्य करता है मेरे प्यारे बच्चे जी, ठीक है ना। नेक्स्ट, वय, वय जो सूत कातता है, सूत कातने वाला, जो सूत काटता है, सूत काटने वाला, ठीक है, कपड़ा बुनने वाला, ठीक है, कपड़ा बुनने वाला भी, कपड़ा बुनने वाला, सूत काटने वाला, उसको हम लोग क्या कहेंगे सर? वह कहेंगे। चर्मकार चमड़े का काम करने वाला, स्वर्णकार सुनार है जिसको हिरण्यकार कहेंगे। लक्ष्मण का मीन्स ठीक है बड़ा ही है तुम्हारा, चर्मकार चमड़े का कार्य करता है, वह जो है वह सूत काटता है, सूत काटता है। बहुत अच्छे। और जो शिल्प का काम करता है, जो शिल्पकार है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शिल्पकार है, जो शिल्प का कार्य करता है, शिल्पकार, उसको कहेंगे शिल्पकार को कारू। शिल्पकार को किस नाम से जाना जाएगा? तो शिल्पकार को आप कारू के नाम से जानेंगे, शिल्पकार को कारू कहेंगे। तो ये ऋग्वेद के बारे में सब कुछ है, मतलब सारी चीजें हैं ऋग्वेद के बारे में। समझ में आ गया? और ये जो पूरी एक ऋग्वेद के बारे में मतलब जो ठीक है आप बोल सकते हैं वैदिक संस्कृति, वैदिक समाज के बारे में बिल्कुल प्रिसाइज और सारी चीजें समझाते हुए, ठीक है, ये मैंने आपको जो है ना आपके सामने प्रस्तुत कर दिया बच्चे। क्लियर है? एक बार आप मुझे थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे चलता हूँ। रविकांत कह रहे हैं कितने बैलों से खेती की जाती थी? रविकांत काटक संहिता में लिखा है, क्या इतने विशाल होते थे कि बुद्धों से लेकर 24 बैलों तक के द्वारा खींचे जाते थे। काटक संहिता में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा यजुर्वेद में भी लोहे की फाल को तपाने का हमें एविडेंसेस मिलते हैं, उसका ठीक है मतलब उल्लेखन किया गया है। अथर्ववेद में भी ठीक है लोहे के प्रयोग के पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य मिले हैं, काटक संहिता में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और आपका अगर मैं बहुत सारे बौद्ध साहित्य के बारे में बात करूं तो उसमें भी ठीक है इस बात का उल्लेख मिलता है हमें, है ना। बहुत अच्छे। अरे आप खजुराहो से हो यार? खजुराहो से कौन है तुम में से यार? मेरा प्लान है आने का यार। बताओ यार, तुम यार अगर अपने घर पे चाय पिला सको तो मैं आऊं पक्का।
बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलो ठीक है, थैंक यू, वो तारीफ ठीक है, लेकिन ये क्लास में याद हुआ, ठीक है? मतलब अगर क्लास में याद नहीं हुआ तो कितने लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सर एक बार अगर हमने पढ़ लिया, इसलिए मैं बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ। धूत कीड़ा की निंदा की गई है, मनोरंजन के साधन घर घुड़ दौड़ दौड़ मल युद्ध शिकार बीड़ा वादन है। तक्ष्मण मींस बढ़ई है, जो बढ़ई का मतलब कारपेंटर भैया, कारपेंटर तक्ष्मण है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है? जो हिरण्यकार है वो सुनार है, चर्मकार चमड़े का कार्यकर वह, जो सूत काटने वाला है आपका टेलर, ठीक है, और शिल्पकार आपका कारू। शिल्पकार को क्या बोला गया? कारू, है ना? अच्छा, देहरादून भी है भाई, तुम जितने भी लोग हिल स्टेशन वगैरह पे रहते हो, ठीक है, और किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पर बहुत पर्यटक आते हैं, आप मुझे मैसेज करो, तुम्हारा भाई आएगा, पक्का आएगा। एक तुम लोग मेरे प्राण खाते रहते हो, एक दिन 2 दिन आके मैं तुम्हारे प्राण खाऊंगा तुम्हारे घर पे। चलिए, सर आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? बेटा इंस्टाग्राम आईडी ये है दिग्विजय प्रताप सिंह। नहीं, ये आईडी नहीं हो सकती ना, ये तो नाम है। दिग्विजय प्रताप आरडब्ल्यू, दिग्विजय अंडरस्कोर प्रताप अंडरस्कोर आरडब्ल्यू, ठीक है? चलो, अब तुम्हें मैंने फोन नंबर दे दिया यार, तुम इंस्टाग्राम आईडी के पीछे पड़े हो। चलो जी, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। चलो जी, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। यहाँ तक किसी को किसी भी तरह का कोई इशू तो नहीं। ये सारी चीजें हमने समझ ली, ये सारी चीजें हमने जान ली, एक और बहुत मजे से। अब हम बात करेंगे ऋग्वेदिककालीन देवी देवता, है ना? ऋग्वेदिककालीन देवी देवता, देवी देवता, देखो बच्चे, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा स्तुति इंद्र भगवान की गई है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा स्तुति बच्चे किसकी है? इंद्र भगवान की। सर्वाधिक स्तुति कितने सूक्तों में? 250 सूक्तों में। मतलब ऋग्वेद के सबसे पॉपुलर देवता इंद्र है। 250 सूक्तों में अकेले भाई साहब इंद्र का महिमा मंडन, उनका गुणगान किया गया है, इंद्र का। इंद्र के बाद फिर अग्नि है, ठीक है, अग्नि का उल्लेख 200 सूक्तों में है, 200 सूक्तों में। फिर सोम है, सोम, सोम कौन है बच्चे? ठीक है, देखो सोम कौन है? द देवता ऑफ वनस्पति, सोम वनस्पतियों के देवता है। एक सोम कौन है? सोम वनस्पतियों के देवता है, सोम देवता, ठीक है? और जो सोम देवता है इनकी स्तुति की गई है 120 सूक्तों में, 120 सूक्तों में सोम देवता की। फिर वरुण, वरुण किसके हैं? समुद्र और जल के देवता है, इनकी स्तुति की गई है केवल 30 सूक्तों में, केवल 3 सूक्तों में, ठीक है जी? आप लिख लेना सोम वनस्पतियों के वरुण, ठीक है, लिख लेना सब लोग, ठीक है? प्रॉमिस करो लिख लोगे? समुद्र व जल के देवता वरुण है और वनस्पतियों के देवता सोम है। सोम रस के बारे में बात कही गई ना? चलिए, इसके अलावा ऋग्वेद में सूर्य की स्तुति 5 रूपों में की गई, मतलब सूर्य की पूजा 5 रूपों में की गई है। ऋग्वेद में सूर्य की पूजा 5 रूपों में की गई है, 5 रूपों में की गई है, ठीक है ना? सबसे पहले तो सूर्य के रूप में ही, दूसरा मित्र के रूप में, ठीक है? आपने कभी बच्चे सूर्य नमस्कार पढ़े हैं? ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम सवित्राय नमः, सवित्र, ओम पूषणाय नमः, पूषण, पूषण, ओम पूषणाय नमः, ओम, ठीक है, सूर्याय नमः, मित्राय नमः, सवित्राय नमः, पूषणाय नमः। और सूर्य की स्तुति विष्णु के रूप में भी की गई है, ठीक है, विष्णु। लेकिन ये वो विष्णु नहीं है जो उत्तर वैदिक कालीन देवता है, ठीक है? ब्रह्मा विष्णु और महेश ये उत्तर वैदिक काल में बनेंगे। हाँ, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये उत्तर वैदिक काल में बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, तो ये हो गया सूर्य की स्तुति 3 रूपों में। सूर्य साहब की स्तुति, सूर्य साहब के पिता हैं देवस, देवस सबसे प्राचीन देवता है, देवस या देव सबसे प्राचीन देवता आप लिखो। और सूर्य साहब की माता है अदिति, सूर्य साहब की माता है अदिति, ठीक है? जो पिताजी हैं सूर्य साहब के वो है देवस बच्चे। देवस ऋग्वेदिक कालीन सबसे प्राचीन देवता है, ठीक है? मैं लिख पाता हूँ या फिर आप लोग लिख लोगे? लिख लोगे, है ना? चलिए, तो सबसे प्राचीन देवता मैं लिख देता हूँ फिर भी, ठीक है भैया जी, ये है सबसे प्राचीन देवता, सबसे प्राचीन देव। और इनकी माता है, ठीक है, माता, ठीक है, अदिति। जो सूर्य साहब की माता है, सूर्य साहब की माता का नाम क्या है बेटा? ठीक है, अदिति है, ठीक है? तो ये ऋग्वेदिक कालीन देवता है। सर्वाधिक स्तुति इंद्र की 250 सूक्तों में, अग्नि की 200 सूक्तों में, उसके बाद सोम देवता जो कि वनस्पतियों के देवता है 120 सूक्तों में, और 30 सूक्तों में वरुण, वरुण समुद्र व जल के देवता है। सूर्य की स्तुति 5 रूपों में, ओम सूर्याय नमः, मित्राय नमः, ठीक है ना, पूषणाय नमः, सवित्राय नमः और विष्णाय नमः, ठीक है? तो विष्णु 5 रूपों में। सूर्य के पिताजी देवस हैं जो कि समस्त ऋग्वेदिक काल में सबसे पुराने देवता है, और माता अग्नि, अग्नि है। इसके अलावा एक और देवता मिलेंगे रुद्र। रुद्र को आर्यत्र देवता माना जाता है, ठीक है? नोट करके लिखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आर्यत्र देवता। ऐसा कहा जाता है कि आर्य इनकी पूजा नहीं करते थे, ये पशुओं के देवता है, पशुओं के देवता है, और ये आंधी की प्रतीक है, आंधी की प्रतीक। और पता है यही आगे चल के जो रुद्र है, यही आगे चलकर भगवान शिव बने, महेश बने, यही आगे चलकर महेश बने। और यही रुद्र जो है ये सिंधु सभ्यता में पशुपतिनाथ थे। मैंने बताया था पशुपति देव की और मातृ देवी की पूजा होती थी। जो वहां का धार्मिक जीवन है सिंधु सभ्यता का, वो भी मैंने आपको वहां का धार्मिक जीवन बताया। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों का भी मैंने धार्मिक जीवन, धार्मिक विश्वास बताया। ऋग्वेदिक कालीन आर्य मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ठीक है? ये यज्ञ में बलियों देते थे, मतलब ये यज्ञ में एक्चुअली आहुतियों को देते थे, क्लियर है? ये मूर्ति पूजक नहीं थे। एक्चुअली सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो मूर्ति पूजक थे, वो माता देवी पशुपति देव, ठीक है? यहाँ पर इन यज्ञ में, ठीक है, इन देवताओं को केवल आहुतियां दी जाती थी, कहीं पर भी इनकी कोई मूर्ति नहीं मिली है, ठीक है? ये क्लियर कर लेना सब लोग। अब इसके बाद ऋग्वेद में राजनीतिक संस्था लास्ट, ऋग्वेद में बच्चे राजनीतिक संस्था, मेरे प्यारे बच्चे अब देखो, जब आप ऋग्वेद में राजनीतिक संस्था के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो 3 संस्था आपको मिलेंगी। एक मिलेगी सभा, ठीक है, दूसरी मिलेगी समिति, और तीसरी मिलेगी विदत। जैसे आज नहीं होती, ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटिकल साइंस में, सब लोग आना, आज मजा आएगा पॉलिटिकल साइंस में। तो मैं बताऊंगा कि शासन की 3 संस्था होती है, और प्राचीन से प्राचीन किसी भी शासन पद्धति में ये 3 संस्था किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानूनों का निर्माण करने वाली, कार्यपालिका कानूनों के आधार पर शासन करने वाली, और न्यायपालिका न्याय करने वाली संस्था होती है, ठीक है?
ठीक है, न्यायपालिका न्याय करने वाली संस्था। तो ऐसे ही ठीक है, जो आप देख रहे हैं सभा, सभा न्यायपालिका है। सभा का कार्य है न्याय करना, न्याय करना। अब न्याय बेटा कितने लोग करेंगे? चुने हुए लोग करेंगे न्याय। मुट्ठी भर लोग न्याय करेंगे, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग। तो ये चुने हुए लोगों की एक प्रतिनिधि संस्था है। तो कितना सिंपल है, ये चुने हुए लोगों की एक संस्था है, चुने हुए लोगों की एक संस्था है। कार्य क्या है? न्याय करना। ठीक है, अब इसका जो पुरुष सदस्य है, देखो उसको सभ्य कहा जाता था, और इसका जो महिला सदस्य है उसको सभापति कहा जाता था। आप सोचो, बस आप देखो, अंदाजा लगाओ, थोड़े से अपने दिमाग पे जोर डालो। आप सोचो कि ऋग्वेद में महिला जज होना, समझ रहे हो बच्चे? चलिए, ऋग्वेद के समय में महिला जज होती थी, मतलब कितनी बड़ी बात है। भारत में भी बच्चे, आधुनिक भारत में भी महिला को जज बनने में काफी साल लग गए। और आज भी अगर आप इंडियन जुडिशरी सिस्टम को देखोगे तो गिनी चुनी महिलाएं जज मिलेंगी। ऋग्वेद में महिलाएं जज होती थी, मतलब कितनी बड़ी बात है यार, हैट्स ऑफ। तभी बोलता हूं कि ऋग्वेदिक कालीन समाज जो है वो आदर्श समाज है, कोई बुराई है ही नहीं। और तभी स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो। वो समाज सुधार के लिए क्या बोलते हैं? वो पुनर्स्थापनावादी हैं, जो आर्य समाज की स्थापना करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तभी वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि ऋग्वेदिक कालीन समाज में कोई बुराई है नहीं। अगर हम समाज को दोबारा से ले आते हैं तो हमारा समाज ऑटोमेटिकली पवित्र हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, शानदार हो जाएगा हमारा समाज, कोई बुराई बचेगी नहीं। यार ये बहुत बड़ी बात है, तुम लोग इसको सोचना। ठीक है, देखो जितनी भी मेरी बहनें हैं ना जो घर पे काम करती हैं, देखो आज परिस्थितियों में वास्तव में चेंज आया है, लेकिन बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में बहुत चेंज आया। पहले तो बच्चे महिला क्या पहनेगी, फिर आज भी महिला क्या पहनेगी, कब पहनेगी, कितना पहनेगी, कितना सर ढकेगी, कितना सर नहीं ढकेगी, ठीक है, पैरों में क्या होगा, माथे पे क्या लगा हुआ होगा, बालों में क्या लगा हुआ होगा, हाथों में क्या, ये सब पुरुष और उसका परिवार तय करता था, आज भी करता है। अब एक बात बताइए, महिलाओं की शादी होने के बाद उनकी पहचान सुनिश्चित कर दी जाती है कि भाई सबको पता चल जाए शादीशुदा है। पुरुष की कोई पहचान आज तक सुनिश्चित की? महिला के जीवन में कितना परिवर्तन आता है कि एक रात पहले तक, ठीक है, जब शादी के 7 फेरे होते हैं तो पहले तक, ठीक है, वो सूट और सलवार में है बिल्कुल एकदम आराम से, और एक रात के बाद उसके जीवन में बताइए कितना बड़ा। और महिलाओं ने परिवर्तन को कितनी जल्दी स्वीकार किया है, पुरुष तो कर भी ना पाए। तुम सोच के देखो कि तुरंत एक रात बाद ही, ठीक है, उनकी मांग में सिंदूर भर दिया गया, उनको साड़ी पहना दी गई, बड़ी सी बिंदी लगा दी गई, होठों पे लिपस्टिक लगा दी गई, एक मंगलसूत्र पहना दिया गया। मतलब आप शरीर के जिस भी अंग को देखो पता चल जाए शादीशुदा है। अगर नीचे देखो तो पैरों में बिछिया पहना दी गई, उंगलियों को देखो, आंखों में, हाथों में अंगूठियां पहना दी गई, ठीक है, हाथ को देखो कड़े पहना दिए गए, ठीक है, आप जिस भी अंग को देखो आपको पता चल जाए शादीशुदा है। अब सोच के देखो, अगर पुरुष की ऐसी हालत कर दी जाती तो क्या होता? शादी करने के बाद पुरुष की भी मांग भर दी जाती, उसकी भी बिंदी लगा दी जाती, उसको भी वो है ना बच्चे एक टीका लगा दिया जाता, मंगलसूत्र पहना दिया जाता। क्यों? क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है। पुरुष ने अपने ऊपर शादी की पहचान को हावी नहीं होने दिया, महिला के ऊपर कर दिया। समझ रहे हो? अब ऋग्वेदिक कालीन समाज कितना आगे की सोच रखने वाला, आप सोचिए कितना प्रोग्रेसिव समाज होगा जहां पर महिला भी न्याय कर रही है, महिला भी न्यायाधीश है। चंदन यादव, आप कहना क्या चाहते हो? चंदन, ये कहना चाहता हूं कि तुम सोच के देखो अपने आप को, तुम्हारी मंगलसूत्र लगा हुआ होता तुमने शादी के बाद फिर तुम्हारी भी पैरों में बिछिया पहनाई जाती। देखिए ये सोच के देखो। खैर, ये जो पितृसत्तात्मक सोच है हमारी एक दिन में खत्म नहीं होगी, समय लगेगा खत्म होने में, धीरे धीरे हो रही है। ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है, मैंने अपनी बातें रखी। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेरी इन बातों से अभी सहमत नहीं होंगे, क्योंकि एजुकेशन उस स्तर की नहीं हुई होगी। अगर एजुकेशन उस स्तर की होती तो फिर आप समझ पाते कि बंधन में रहना कितना मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन बंधन का मतलब मेरा ये नहीं है। ठीक है, बंधन का मेरा मतलब होता है बच्चे कि बिना किसी बाधा के आप ऐसा जीवन जियो जो सच्चरित्र जीवन हो। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक किसी को किसी भी तरह का कोई इशू नहीं हुआ होगा, है ना? ये बातें सब बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। समाज के बारे में बात चल रही है। समिति, समिति का काम क्या है? समिति है विधायिका, ठीक है, राजा बनाने वाली संस्था है। विधायिका है, राजा बनाने वाली संस्था है समिति। इसका काम होता है बच्चे राजा बनाना। ठीक है, इसका अध्यक्ष है ईशान, इसका अध्यक्ष है ईशान। ठीक है, और ये एक जनप्रतिनिधि संस्था है, सभी लोग इसमें भाग लेते हैं। ठीक है ना, सभी लोग इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो भाई इसका काम है राजा बनाने वाली संस्था। मतलब ये एक तरह की क्या है बच्चे? विधायिका है। एक विधायिका मींस जो राजा के माध्यम से कानूनों का निर्माण करती है। जैसे हम अपने एमएलए एमपीस को नहीं सुनते, ऐसी समिति है। ठीक है, राजा बनाने वाली संस्था है। ठीक है, इसके सारे लोग जो हैं बच्चे वो राजा का चुनाव करते थे। ठीक है, सभी लोग क्या करते थे? जितने भी लोग हैं इस समिति में वो राजा का चुनाव करते थे। 3-4 लोग राजा के पद के लिए खड़े होते थे, जिसका आचरण, जिसका चरित्र और जिसमें सबसे ज्यादा योग्यता होती थी, लोग उसका चुनाव करते थे। विदत, विदत 2 काम करती है। ठीक है, ध्यान रखना, विदत कार्यपालिका है। एक धार्मिक कानूनों को लागू कराना, दूसरे सैनिक महत्व के कार्य करना। ठीक है, धार्मिक कानूनों को लागू कराना और सैनिक महत्व के कार्य करना, दोनों कार्यों को करती है विदत। ठीक है, अब आपने सुना होगा कई बार किताबों में कि विदत में महिलाएं भी भाग लेती थी, ऐसा लिखा जाता है। महिलाएं भी भाग लेती थी। महिलाएं तो सब में भाग ले रही हैं, ये सभा में नहीं है, समिति में नहीं है, या विदत में नहीं है, सब में महिलाएं हैं। लेकिन ये किताबों में क्यों लिख दिया गया कि विदत में महिलाएं भाग लेती हैं? इसलिए लिख दिया गया बच्चे कि अपने आप में एक सरप्राइजिंग फैक्टर है कि सैनिक कार्यों को करने वाली संस्था, ठीक है, जो सेना से संबंधित कार्य करती है, उसमें भी महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, एक ऐसी संस्था जो सेना से संबंधित कार्य कर रही है, उसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। मतलब कितने आगे की सोच होगी, कितनी बड़ी सोच होगी। ओके, ठीक है जी, आइए बात समझ में। आओ, अब हम बात करते हैं बच्चे उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल, और सच बात तो ये है यार कि आधे घंटे का और समय होना चाहिए था, मैं उत्तर वैदिक काल पढ़ा पाता, और बहुत मजा आ रहा है मुझे भी सच में पढ़ाने में। ये 1000 से 600 ईसा पूर्व है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का जो आर्य है वो बच्चे सप्त सेंद्र प्रदेश से आगे गंगा यमुना के मैदानों में बसा। तो लोहे का प्रयोग करना सीख गया था, बहुत बड़ी मात्रा में खेती हुई, खेती की तो आर्थिक उन्नति हुई, आर्थिक उन्नति हुई बच्चे तो बड़े बड़े जनपदों का और नगरों का विकास हुआ। ये पूरा क्रम है, लेकिन क्या करें, देखिए क्लास को यहीं खत्म करना पड़ेगा। अगर देखो ये जितने भी फैक्ट मैंने लिखाए हैं, ठीक, अगर ये फैक्ट लिखे हुए होते तो इतना समय नहीं मिलता, लेकिन वही वाली बात है फिर आपका हो गया। ठीक, आज ये खत्म हो जाना चाहिए था, कोई बात नहीं। कल हम महाजनपद काल स्टार्ट कर देंगे, उत्तर वैदिक काल को पढ़ते हुए, और महाजनपद काल पर कल हम आ जाएंगे। ठीक है ना, बात खत्म करेंगे। ओके जी, अब मिलेंगे हम पॉलिटी में। ठीक है, और आज हम राज्य शासन, ठीक है, शासन की संस्थाएं, शासन का वर्गीकरण, ऐसे बहुत सारे पहलुओं पर बात करेंगे। तो 1-2 मिनट का आप मुझे गैप दो, आप भी लो।
ठीक है जी, ओके, थैंक यू। प्रीति का आज फर्स्ट डे है क्लास में, प्रीति कैसा लगा क्लास में आप ये बताएँगे? और भाई एक बात बताओ, तुम लोग उस क्लास में क्यों नहीं आते? 8 बजे वाली क्लास में जो यूट्यूब की क्लास है, जो हमारी टीचिंग चैनल पे होती है, आ जाया करो उसमें सब लोग, ठीक है ना? सही क्लास है वो।